जब मेरा पति रोज ऑफिस जाता तो जाने से पहले मुझे एक लाल रंग की साड़ी देकर कहता, आज शाम को मेरे ऑफिस से आने से पहले इसे पहन लेना और अच्छे से तैयार होकर बैठ जाना। आज हमारे यहाँ बहुत खास मेहमान आ रहे हैं। मैं साड़ी ले लेती और शाम को तैयार होने लगती तो मेरे घर का नौकर मुझसे कहता, दीदी भगवान के वास्ते ये साड़ी मत पहनो। तुम नहीं जानती कि सारी रात तुम्हारे साथ यहाँ पर क्या खेल खेला जाता है। आज तुम ये साड़ी मुझे दे दो। आज ये साड़ी पहनकर तुम्हारी जगह पर मैं बैठूंगा और तुम छुपकर सब कुछ देख लेना। फिर तुम्हें मेरी बात पर भरोसा हो जाएगा और तुम सब कुछ समझ जाओगी। लेकिन मुझे अपने नौकर की सारी बातें झूठी लगती थी, क्योंकि मुझे साड़ी पहनने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता था। लेकिन आज उसने मुझसे बहुत ज्यादा जिद की और मेरे आगे हाथ जोड़ने लगा तो मैंने उसे अपनी साड़ी दे दी। उसने मेरी वो साड़ी पहन ली और अपने सर पर एक लंबे बालों की बिग लगा ली और औरतों की तरह तैयार होकर वो मेरे कमरे में बैठ गया। रात को जब मेहमान आए तो मेरा पति एक एक करके उन्हें मेरे कमरे में ले जाता, मगर कुछ समय के बाद ये देखकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई जब उन मेहमानों ने मेरे नौकर के साथ शाम के 5 बज रहे थे। जब मैं सोकर उठी तो मेरे घर में हर तरफ चहल पहल मची हुई थी। मेरी माँ मेरे छोटे भाई से कह रही थी कि जल्दी मार्केट जाओ और अच्छा सा नाश्ता लेकर आना और देखना कोई चीज़ न रह जाए। जब मैंने अपनी माँ से पूछा तो मुझे पता चला कि हमारे घर पर रिश्ते के लिए कुछ मेहमान आ रहे हैं। फिर माँ ने मुझसे कहा कि एक अच्छा सा सूट पहनकर तैयार हो जाओ। मैं अपनी माँ को देखने लगी, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने एक नया जोड़ा निकालकर पहन लिया और हल्का फुल्का सा मेकअप कर लिया। थोड़ी देर बाद वो रिश्ते वाले मेहमान हमारे घर पर आ गए। मैंने उनको ड्राइंग रूम में बिठाया और खुद भी उन्हीं के साथ बैठ गई। मुझे उन्होंने कहा कि मैं चाय बना लूं। घबराहट की वजह से मेरे तो हाथ पांव फूल रहे थे, पर मैंने चाय बनाई और जब मेरी माँ ने इशारा किया तो मैं चाय की ट्रे लेकर मेहमानों के सामने आकर बैठ गई। उनमें से एक औरत मुझे गौर से देख रही थी। मुझे उसी समय अंदाजा हो गया था कि मैं इन्हें पसंद आ चुकी हूँ। उनके देखने का तरीका बता रहा था और बाकी लोगों को भी मैं और मेरे परिवार वाले पसंद आ गए। अगले दिन उन्होंने हमारे घर पर फोन करके बता दिया कि हमारी तरफ से हाँ है। माँ ने भगवान का शुक्रिया किया और भगवान का नाम लेकर मेरी मंगनी नितिन से कर दी और 2 महीने बाद की शादी की तारीख तय हो गई थी। इन 2 महीनों में मैंने नितिन से थोड़ी बहुत फोन पर बात की थी। वो मुझसे मेरी फोटो मांगते, लेकिन मैं उन्हें मना कर देती थी। खैर, हमारे इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो दिन भी आ गया जब मैं नितिन की दुल्हन बनकर उसके घर पर आ गई। शादी की रात के बारे में जो सपने मैंने देखे थे वो सभी सच हो गए थे। मेरा घूंघट उठाते ही नितिन ने मेरी बहुत तारीफ की और मेरा हाथ पकड़कर मुझसे कहने लगे कि तुम जानती हो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था उसी समय मैंने सोच लिया था कि मेरी दुल्हन बनने के लायक सिर्फ तुम ही हो। तुम मुझे सारी लड़कियों से अलग लगी थी। मैं तुम्हारा जिंदगी भर बहुत ख्याल रखूंगा। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा इतनी ही खूबसूरत दिखो। घर के कामों के लिए यहाँ बहुत सारे नौकर हैं। तुम्हें यहाँ पर कोई काम करने की जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे खुश रखना और मेरे लिए हमेशा सच संवर कर रहना। मेरे लिए इतना ही बहुत है। उनकी ये बातें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था। अब तो मैं उनकी दीवानी हो गई थी। उन्होंने अपने सारे वादे पूरे किए जो उन्होंने शादी की रात मुझसे किए थे। वो रोज जब ऑफिस से घर आते तो मेरे लिए गिफ्ट जरूर लेकर आते थे। नितिन की मोहब्बत ने मुझे सब कुछ भुला दिया था। अब मैं पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। नितिन की मोहब्बत से मेरा रूप दिन पर दिन निखरने लगा था। जब मैं अपने मायके जाती तो मेरे दोस्त और मेरे पड़ोसी मुझे खूब गौर से देखते और मुझसे कहती, तुम्हारी तो लॉटरी निकल गई। तुम्हें इतना प्यार करने वाला पति जो मिला है। मोहब्बत में डूबे दिन रात ऐसे ही गुजरने लगे। मेरी शादी को 4 महीने हो गए थे। एक दिन नितिन ने मुझसे कहा कि उन्हें किसी काम से दूसरे शहर जाना है और वो मुझे सुबह मायके छोड़कर चले जाएंगे। 5 दिन के बाद वो वापस आकर मुझे लेने आ जाएंगे। उनके ऑफिस की कोई मीटिंग थी, इसीलिए उनका जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने भी कहा ठीक है। नितिन ने मुझे शाम को मेरे मायके छोड़ दिया और खुद एयरपोर्ट की तरफ निकल गए।
इसके बाद तो मेरी जिंदगी में जैसे तूफान सा आ गया। 5 दिन के बाद नितिन मुझे मायके से घर तो ले आए, लेकिन वो मुझे बहुत बदले बदले से लग रहे थे। अब वो मुझसे बात भी बहुत कम करने लगे थे। उनकी आंखों में मुझे पहले वाली मोहब्बत नहीं दिखती थी। अब मुझे उनके साथ अजनबी सा महसूस होता था। अब उनका ज़्यादा समय ऑफिस में ही गुजरता था। जब मैं उनसे इस बात की शिकायत करती तो वो मुझसे अपने बिजनेस का बहाना कर देते थे। कहने लगते कि मुझे ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम होता है। कभी कहते कि घर में हर ज़रूरत की चीज़ है, फिर तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है? मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तुम्हें थोड़ा बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। मैं उनसे कहती कि मुझे चीज़ों की नहीं, आपकी ज़रूरत है। मगर शायद अब नितिन के पास मेरे लिए वक्त नहीं था। मैं घर पर सारा दिन अकेली बोर होती रहती थी। इसलिए मैंने खाना पकाने वाली और सफाई करने वाली नौकरानी को छुट्टी दे दी। मैंने सोचा कि मैं घर का सारा काम अब खुद ही करूँगी। हो सकता है इसी से मेरा समय गुजर जाए और मुझे नितिन के इंतज़ार की तकलीफ भी नहीं सहनी पड़ेगी। लेकिन ये सिर्फ मेरा ख्याल ही था, क्योंकि मुझे घर का काम छोड़े हुए बहुत समय हो गया था। अब जब मैंने घर का कामकाज शुरू किया तो मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मुझसे ये काम संभाला नहीं जा रहा था। मैंने परेशान होकर नितिन से कहा कि आप घर के कामकाज के लिए दोबारा कोई नौकरानी रख लीजिए, क्योंकि मुझसे अब इतना सारा काम नहीं होता। लेकिन नितिन कहने लगे कि अब हमें नौकर की कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी घर में होता ही कौन है, एक मैं और एक तुम, और 2 लोगों का खाना बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। नितिन का ये जवाब सुनकर तो मैं हैरान रह गई, क्योंकि वो तो मुझसे हमेशा सजने संवरने की बात करते थे और मुझसे कहते थे कि तुम्हें किसी भी काम को हाथ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आज वही इंसान मुझसे नौकरों की सैलरी पर बहस कर रहा था। ये सब सुनकर मेरा तो दिल टूट गया था, लेकिन मैंने उनसे कोई शिकायत नहीं की। अगले दिन जब नितिन ऑफिस से घर वापस आए तो वो मुझे बहुत खुश लग रहे थे। अब जब मैंने उनसे वजह पूछी तो कहने लगे कि मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, लेकिन वो मैं तुम्हें कल बताऊंगा। फिलहाल तुम मेरे लिए खाना लगा दो, मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लग रही है। सोचने लगी कि आखिर ऐसी क्या बात है जो आज ये इतना खुश हैं, लेकिन मैं उनकी आदत को अच्छी तरीके से जानती थी। अब कोई बात बताने से मना कर दिया करते तो फिर वो बताते ही नहीं थे। मैं भी चुप हो गई और खामोशी से अगले दिन का इंतज़ार करने लगी। शाम के समय मैं उनका इंतज़ार कर रही थी कि दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो सामने बड़ी गाड़ी खड़ी थी। पहले तो मैं पहचान ही नहीं सकी, क्योंकि नितिन अपनी गाड़ी घर के अंदर खड़ी करते थे, लेकिन आज वो अपनी गाड़ी में ही बैठे हुए थे। उनके हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग थे। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो वो अंदर आने की बजाय वो शॉपिंग बैग मुझे देकर बोले कि तुम जल्दी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाओ और इसके साथ की जो मैचिंग ज्वेलरी है वो पहनना मत भूलना। मैं तुम्हें पार्टी में लेकर जा रहा हूँ। जब तुम तैयार हो जाओगी तो हम चलेंगे। तुम मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं तुम्हें पिक करने के लिए आ जाऊँगा। मैंने उनसे वो बैग्स लिए और अपने कमरे में आकर तैयार होने लगी। मैं खुशी खुशी नितिन के साथ जाने के लिए तैयार हो रही थी। मैं बहुत मेहनत और लगन से तैयार हो रही थी। लाल रंग की साड़ी और गोल्डन कलर की ज्वेलरी में मैं इतनी खूबसूरत लग रही थी कि मुझे खुद को देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि ये मैं ही हूँ। बार बार मैं अपने आप को शीशे में देख रही थी। अभी मैं पूरी तरीके से तैयार नहीं हुई थी। फिर से दरवाजे पर बेल बजी। मैं समझ गई थी कि दरवाजे पर नितिन ही होंगे और वो मेरा इंतज़ार नहीं कर सके, इसलिए मुझे पहले ही लेने आ गए। मैंने जल्दी से अपने बाल खोले और घर को लॉक करके नितिन के साथ गाड़ी में बैठ गई। आज नितिन भी बहुत अच्छे से तैयार हुए थे। उन्होंने गाड़ी में म्यूजिक लगा दिया था। नितिन आज बहुत अच्छे मूड में थे और मुझसे काफ़ी हंसी मजाक भी कर रहे थे। वो मुझे समझाने लगे कि जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग होंगे और मुझे वहाँ पर सब लोगों से हंसी खुशी से मिलना है। और फिर कहने लगे कि अगर इंसान अपनी बातों से दूसरों को इम्प्रेस करने में कामयाब हो जाता है तो वो बहुत सारे फायदे उठा सकता है। उनकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही थी। थोड़ी देर बाद हमारी गाड़ी एक बड़े से होटल के सामने पार्क की। उन्होंने हमारी गाड़ी का ऐसे दरवाज़ा खोला जैसे मैं कोई राजकुमारी हूँ। मेरा हाथ पकड़कर वो होटल के अंदर आ गई।
उनका अंदाज मुझे बहुत बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि मैंने उन्हें ऐसा शादी के बाद पहली बार ही देखा था, जो आज वो सारी दुनिया के सामने दिख रहे थे। खैर, जब हम उस होटल के अंदर गए तो एक बहुत बड़े हॉल को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। हर तरफ लाइट जल रही थी। होटल में बहुत सारे ऑफिसर्स और उनकी पत्नियां इनवाइट थी। ये एक बहुत बड़ी पार्टी थी। यहाँ आकर मुझे थोड़ा नर्वस फील हो रहा था, लेकिन थोड़ी ही देर में मुझे पता चल गया कि मेरी खूबसूरती ने सबको अपनी तरफ खींच लिया है। वैसे तो मैं पहले भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी, और आज मैं ऐसे तैयार हुई थी कि जैसे कोई नई नवेली दुल्हन को तैयार किया जाता है। नितिन ने भी बहुत ज़्यादा गर्व से मुझे अपने दोस्तों से मिलवाया। उसके बाद हम सब लोगों ने खाना खाया और वहाँ हल्का हल्का म्यूजिक भी बज रहा था। ये माहौल मेरे लिए बहुत ही अजनबी से था। जिंदगी में पहली बार मैंने इतने सारे लोगों के सामने बैठकर खाना खाया था, जिससे मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। लेकिन मैं नितिन का साथ दे रही थी, क्योंकि आज वो बहुत ज़्यादा खुश थे। मुझे कुछ देर से ऐसा लग रहा था कि हमारी पास वाली टेबल पर जो आदमी बैठा है वो बराबर मुझे देख रहा था। उसका देखना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, और मुझे उसके देखने से उलझन भी हो रही थी। थोड़ी देर के बाद वो अपनी टेबल से उठकर हमारे साथ ही हमारी टेबल पर आकर बैठ गया। बात करते करते पता चला कि वो मेरे पति नितिन का सीनियर ऑफिसर था, लेकिन उसे देखने से कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो सीनियर है। नितिन ने मुझे उससे मिलवाया। उसने हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे किया। ना चाहते हुए भी मुझे सबके सामने उससे हाथ मिलाना पड़ा। हाथ मिलाते हुए उसने मेरा हाथ अपने हाथ से हल्के से दबा दिया था। उसकी हरकत मुझे बहुत बुरी लगी थी। नितिन ने भी ये बात नोटिस की थी, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। वो चुप रहे। मुझे अपने पति की इस हरकत पर बहुत हैरत हो रही थी कि वो ये सब कुछ कैसे बर्दाश्त कर रहे हैं। नितिन ने मुझे बताया कि वो मिस्टर राज हैं। अगर ये चाहें तो मुझे बहुत जल्दी प्रमोशन मिल सकता है। मिस्टर राज की बातचीत जारी रही। वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प बातें कर रहे हैं, लेकिन वो बराबर ही मुझे देखे जा रहे थे। जब पार्टी खत्म हुई तो मिस्टर राज मेरे पति से हंस हंस कर बातें करने लगे। वो उनके साथ साथ चलते हुए होटल से बाहर आ गए। मुझे उनका हमारे साथ में चलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। खैर, अब हम पार्टी से अपने घर वापस आ गए थे। नितिन ने घर आकर मेरा शुक्रिया अदा किया, क्योंकि पार्टी में मैंने उनका पूरा साथ जो दिया था। ऐसी खुशी में नितिन ने मुझसे वादा भी किया कि वो जल्दी ही घर में किसी नौकरानी का अब इंतजाम कर देंगे। बस अब मुझे उनके साथ ऐसे ही पार्टियों में जाना होगा और उनके बड़े बड़े ऑफिसर से मेलजोल बढ़ाना होगा। अगले दिन जब मैं सोकर उठी तो 10 बज रहे थे। नितिन खुद ही नाश्ता करके घर से ऑफिस के लिए निकल गए थे। 1 घंटे बाद मैं फ्रेश होकर बैठी तो दरवाजे पर किसी ने बेल बजाई। उस समय मेरे पति घर पर नहीं होते थे, और वो उस समय कभी भी घर नहीं आते थे। मैं सोच रही थी कि पता नहीं कौन है, लेकिन जब मैंने दरवाज़ा खोला तो नितिन ही थे। उनके उस समय घर पर आने पर मुझे बहुत ज़्यादा हैरत हुई, लेकिन उनके बराबर में मैंने एक लड़के को खड़ा हुआ देखा तो मैं समझ गई। उस लड़के की उम्र 16 या 17 साल की होगी। उसका रंग सफ़ेद और सुर्ख था। नितिन ने मुझे उस लड़के से मिलवाया। वो मुझसे कहने लगे कि ये रामू है, बहुत ही जिम्मेदार और शरीफ बच्चा है, हर काम करना जानता है। इसने कुछ समय पहले होटल में भी काम किया है। ये घर के सारे कामों से लेकर गाड़ी चलाना भी जानता है। नितिन ने उसकी तरफ इशारा करते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने अपनी नज़रें नीची कर ली। मुझे उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा। नितिन ने मुझे बताया कि ये बहुत ही गरीब घर से है। आज सुबह जब तुम सो रही थी तो मैं घर से नाश्ता किए बगैर ही चला गया था। मैंने सोचा कि मैं किसी ढाबे पर ही नाश्ता कर लूँगा, तो मेरी मुलाकात रामू से हुई। ये मुझसे कुछ दिन पहले ही मिला और इसने मुझे बहुत अच्छा नाश्ता बनाकर खिलाया। मैं इसे ज़्यादा तनख्वाह देने की बात करके अपने साथ लेकर आ गया। ये तुम्हारी हर काम में मदद करेगा और तुम्हारे छोटे भाई की तरह तुम्हारा ख्याल भी रखेगा, है ना रामू? उन्होंने रामू की तरफ देखा तो उसने हाँ में सर हिला दिया। मुझे भी सुकून हो गया कि नौकरों की फौज से जान छूटी। अच्छा है, एक ही नौकर घर के सारे काम कर लेगा और मुझे भी आसानी होगी और ज़्यादा सर भी खपाना नहीं पड़ेगा। रामू से सच में मुझे बहुत ज़्यादा आराम पहुंचा था। वो सारे काम औरतों से भी ज़्यादा अच्छे से करता था और कोई फालतू बात भी नहीं करता था।
अब मुझे आराम हो गया था। रामू से मुझे हमदर्दी सी भी हो गई थी। अब वो मुझे मेरे छोटे भाई की तरह ही लगता था। वो मुझे भी दीदी कहता तो मुझे एहसास होता कि इसके दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। एक दिन जब मैं सुबह उठी तो रामू अपने कमरे में नहीं था। मुझे फिक्र होने लगी कि पता नहीं कहाँ चला गया होगा। मैंने बाहर जाकर देखा तो वो लॉन में बैठा हुआ रो रहा था। मैं उसके आंसू देखकर समझ गई कि जरूर उसको कोई ना कोई मजबूरी होगी या उसके घर में कोई परेशानी होगी, वरना वो इस तरीके से नहीं रोता। वो हमेशा हंसी खुशी से रहने वाला लड़का था। मैं रामू के पास गई। उसने मुझे देखा तो अपने आंसू मुझसे छुपाने लगा। शायद वो मुझे अपनी परेशानी बताना नहीं चाहता था। मैंने उससे काफी पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। मैंने सोचा कि शायद इसके घर में पैसों की परेशानी होगी, इसलिए मैंने उसे कुछ पैसे भी दिए, लेकिन उसने वो पैसे लेने से मना कर दिया। इतने में नितिन का फोन आ गया। वो कह रहे थे कि आज हमारे घर पर कुछ मेहमान आ रहे हैं, तुम शाम को खाना बनवा लेना और तुम वही लाल वाली साड़ी पहनकर तैयार हो जाना। तुम अगर मेरे मेहमानों से बातचीत करती रहोगी तो उनका दिल लगा रहेगा। उनके दोस्तों के बारे में सुनकर तो मुझे घबराहट होने लगी। मिस्टर राज को बर्दाश्त करना तो मेरे बस के बाहर की बात थी। उनकी गंदी नजर उस दिन भी मेरे ऊपर ही टिकी हुई थी, जिसे मैंने खूब ध्यान से देखा था। पर मैं मजबूरी में नितिन के कहने से तैयार हो गई। तकरीबन रात की 8 बजे नितिन अपने मेहमानों को लेकर घर आ गए। फिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। नितिन के साथ आने वाला मेहमान और कोई नहीं बल्कि मिस्टर राज ही थे, जिनको देखकर ही मेरा मूड खराब हो गया था। मेरा दिल तो नहीं चाहता था कि मैं उनसे बातचीत करूं, मगर मजबूरन मुझे उनसे बात करनी पड़ी। मैं और नितिन मिस्टर राज के साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। मिस्टर राज बहुत ही अजीब तरीके से मेरे सामने बैठे थे, मगर उन्हें कोई खबर ही नहीं थी। थोड़ी देर बाद नितिन के मोबाइल पर किसी का फोन आया और वो फोन बात करते करते कमरे से बाहर चले गए। अब कमरे में मैं और मिस्टर राज अकेले ही रह गए थे। मिस्टर राज मुझसे खुलकर बातें करने लगे तो मुझे उनका ये अंदाज बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो इतनी अजीब अजीब सी बातें कर रहे थे कि मेरा जवाब देने को भी दिल नहीं कर रहा था। जब नितिन कमरे में वापस नहीं आए तो मैं उठकर कमरे से बाहर जाने लगी तो मिस्टर राज ने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी इस हरकत पर मुझे बहुत गुस्सा आया। मेरा दिल तो कर रहा था कि मैं उन्हें एक जोरदार थप्पड़ लगाऊं, लेकिन मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया और आराम से उनसे कहने लगी कि मिस्टर राज, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मेरे पति के दोस्त हैं और उनके सीनियर ऑफिसर हैं, इसलिए मैं आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। अगर आपने बदतमीजी बंद नहीं की तो मैं भी अब बदतमीजी पर उतर आऊंगी। उन्हें मेरी इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वो सुकून से खड़े होकर मुझे घूर रहे थे। जब मैंने उनसे अपना हाथ छुड़ाना चाहा तो वो और भी मेरे करीब आने लगे। गुस्से में आकर मैंने टेबल से फ्लावर पॉट उठाकर उनके सर पर मार दिया। उनके सर से थोड़ा खून बहने लगा तो वो चिल्ला उठे। उनकी चीख सुनकर मेरे पति कमरे में आ गए। वो दर्द से चीख रहे थे और मेरे पति को बहुत गुस्सा आ रहा था। बजाय इसके कि वो अपने दोस्त मिस्टर राज को कुछ कहते, उन्होंने उल्टा मुझे को ही डांटना शुरू कर दिया। कहने लगे कि तुम पागल तो नहीं हो गई? ये तुमने क्या कर दिया? अभी और इसी समय इनसे माफी मांगो। मैंने उनसे माफी नहीं मांगी और उनकी तरफ देखते हुए जमीन पर थूक दिया और कहने लगी कि मिस्टर राज, अगर इस पूरे देश के राजा भी होते तो मैं भी उनसे माफी नहीं मांगती। उल्टा उन्हें मुझसे माफी मांगनी चाहिए, जो गंदी हरकत इन्होंने मेरे साथ की है। मेरी बात सुनकर नितिन ने मुझे बहुत ज्यादा गुस्से में देखा और मुझसे कहने लगे, अगर तुमने मिस्टर राज से माफी नहीं मांगी तो मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। अपने पति की ये बात सुनकर तो मैं हैरान रह गई कि क्या कोई शरीफ इंसान अपने दोस्त की खातिर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। मैं भी जिद पर अड़ गई, क्योंकि मिस्टर राज की हरकत ही ऐसी थी कि उनसे माफी मांगने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मुझे यूं खामोश देखकर नितिन उल्टी गिनती गिनने लगे और सोच रहे थे कि अगर वो मुझे छोड़ने की धमकी देंगे तो मैं तो मिस्टर राज के पैर पकड़ लूंगी और उनसे माफी मांग लूंगी। लेकिन मैं भी अपनी बात से नहीं हटी और मैंने उनसे माफी नहीं मांगी। उसके बाद नितिन ने मुझसे कहा कि तुम पेपर का इंतजार करना, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा। मैं हैरत की नजरों से उन्हें देखने लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि नितिन तो मुझसे कितनी मोहब्बत करते थे, फिर वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, वो भी अपने इस घटिया दोस्त की खातिर। मिस्टर राज ये सब कुछ देखकर मुस्कुरा रहे थे
वो भी बड़बड़ाते हुए हमारे घर से चले गए। मेरे पति भी उनके पीछे पीछे गए और मेरे बर्ताव की उनसे माफी मांगने लगे। थोड़ी देर बाद जब नितिन घर के अंदर वापस आए तो उनका मूड ऐसा था जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन मेरी तो दुनिया ही उजड़ चुकी थी। मैंने अपने कमरे में जाकर अपना बैग पैक करना शुरू कर दिया और घर से निकलने लगी तो नितिन ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया। मैंने दरवाज़ा खटखटाया मगर उन्होंने नहीं खोला। थोड़ी देर के बाद वो अंदर आए और मुझसे कहने लगे कि क्या हुआ। मैंने जो कुछ भी तुमसे कहा वो गुस्से में कहा है। हमारी बरसों की मोहब्बत है, मेरी छोटी सी बात पर खत्म हो जाएगी। जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ और खबरदार जो तुमने घर से निकलने की कोशिश भी की मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। वैसे भी दरवाजे पर लॉक लगा हुआ है, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं ना कहूँ तुम घर से कहीं नहीं निकल सकती। तुम्हें हर सूरत में मेरे ऑफिसर को खुश करना ही होगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अपने पति का ऐसा रूप देखकर तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। नितिन इस हद तक गिर सकते थे, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। इस सारे हंगामे की खबर रामू को भी हो चुकी थी, क्योंकि कमरे में पड़े फ्लावर पॉट के टुकड़े समेटने के लिए मैंने ही उसे कहा था। आज जब नितिन ने मुझे यहाँ कमरे में बंद कर दिया था तो मैं रामू के रहमो करम पर ही आ गई थी। मेरे पति ने उसे सख्ती से ही समझाया था कि मुझसे कोई बात ना करे। अगले दिन नितिन घर से ऑफिस के लिए चले गए। उनके कहने के अनुसार रामू ने मुझे खाना दिया। मैं अपने ही घर में कैद होकर रह गई थी और अपने नौकर की मोहताज हो गई थी। मैंने रामू को उसकी माँ बहन का वास्ता दिया और उसके आगे हाथ जोड़कर मदद मांगी तो उसका दिल भी मेरे लिए पिघल गया और कहने लगा कि दीदी तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत की जिम्मेदारी अब मेरी है। अब तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तुम्हारा पति एक घटिया और गिरा हुआ आदमी है। हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है, और अगर कोई अपनी पत्नी के साथ ऐसी घटिया हरकत करने की सोच भी ले तो उसकी नस्ल ही खत्म कर दी जाती है। तो रामू की बातें सुनकर मुझे अंदाजा हो गया था कि वो मेरी मदद जरूर करेगा और मुझे यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। थोड़ी देर के बाद रामू मेरे कमरे में वापस आया और मुझसे बोला कि दीदी मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं सुबह बताना चाहता था मगर मुझे याद नहीं रहा। वो घटिया इंसान जो मेरा मालिक है और तुम्हारा पति किसी से फोन पर बातें कर रहा था। कह रहा था कि कल हमारे घर पर वही साहब आएंगे और आप हर सूरत में उनसे मिलेंगे। रामू ने जब मुझे ये बात बताई तो मैं समझ गई थी कि मिस्टर राज ही आने वाले हैं। इसी सोच में मेरी सारी रात गुजर गई। पूरी रात मैं भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो मेरी इज्जत की हिफाजत करें। अगले दिन रामू मेरे पास आया तो उसकी सांस फूली हुई थी और वो काफी जल्दी में लग रहा था। दरवाजा खोलकर मेरे कमरे में आया और मुझसे बोला, दीदी तुम अपनी खूबसूरत सी साड़ी मुझे दे दो। मैं उसका चेहरा देखते हुए बोली, ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें मेरे कपड़ों की जरूरत है? तो वो कहने लगा कि ये समय ज्यादा बातें करने का नहीं है, बस आप मुझे अपनी एक अच्छी सी साड़ी दे दो। मैंने उसे अपनी एक साड़ी निकाल कर दे दी। वो मेरे हाथ से साड़ी लेकर अपने कमरे में चला गया। फिर थोड़ी देर के बाद वो साड़ी पहनकर मेरे कमरे में दोबारा आया तो उसे देखकर मेरी हंसी निकल गई, क्योंकि उसने बहुत ही अजीब तरीके से साड़ी बांध रखी थी। उसके जिद करने पर मैंने उसकी साड़ी ठीक से बांधी। अब वो पूरी तरीके से एक औरत लग रहा था। उसने अपने सर पर मेरी ही तरह लंबे बालों की एक बिग लगा रखी थी। मैंने उससे कहा, रामू ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा औरत बनने का इरादा है? मैं उस समय अपने सारे दुख भूल गई थी और उससे हंसी मजाक करने लगी। उसने मुझसे कहा कि दीदी आप यहाँ से जाइए और मेरे कमरे में जाकर बैठ जाना। हमारे घर में आज उसके साथ एक और लड़का आया था जो रामू का दोस्त था। थोड़ी देर के बाद मुझे अपने घर से किसी के आने की आवाज आ रही थी जो मेरे कमरे की तरफ से आ रही थी। मेरा दिल बहुत ज्यादा घबरा रहा था और फिर मेरे कमरे का दरवाजा अंदर से लॉक होने की आवाज आई। कुछ देर के बाद ही मेरे कमरे से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगी। घर में शोर मच गया। मैं कमरे से बाहर निकली। जब मैं अपने कमरे के पास पहुंची और मैंने दरवाजा खोलकर देखा तो वहां का मंजर ही कुछ अलग था। मिस्टर राज के कपड़े फटे हुए थे। रामू और उसका दोस्त मिस्टर राज को मार रहे थे। मिस्टर राज की तो हालत खराब हो रही थी। मैंने रामू को उसे मारने के लिए मना किया, लेकिन उस पर तो जैसे भूत सवार था। मिस्टर राज की हालत जब खराब हो गई
तो रामू ने उन्हें छोड़ दिया और एक तरफ बैठ गया। मैं उसका मुंह देखने लगी और दिल ही दिल में हैरान भी हो रही थी। मेरा यहाँ रुकना अब खतरे से खाली नहीं था, इसलिए मिस्टर राज को कमरे में बंद करके और उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया। रामू ने मुझे गाड़ी में बैठाकर मेरे घर ड्रॉप करके खुद ना जाने कहाँ चला गया। मैंने अपने माता पिता को सारी बात बताई तो वो उसी समय मुझे इस शहर से लेकर दूसरे शहर चले गए। नितिन की जान पहचान बहुत दूर तक थी। उसने मुझे डिवोर्स दे दिया था, मगर वो अपना बदला लेना नहीं भूला था, क्योंकि वो मेरे जरिए अपने ऑफिसर्स को खुश करके प्रमोशन लेना चाहता था। वो कभी भी मुझसे अपना बदला ले सकता था। कुछ दिनों के बाद मेरी शादी मेरी माँ के दोस्त के बेटे से हो गई। अब मैं अपने घर में अपने पति के साथ बहुत खुश थी। मेरा एक छोटा सा घर था और मेरे पति एक छोटी सी नौकरी करते थे, लेकिन वो मेरी बहुत ज़्यादा इज्जत भी करते थे और मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। मेरे घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। भगवान ने मुझे बच्चे की खुशी भी दी थी। ये सब होने के बाद नितिन के बॉस ने उस पर फ्रॉड का केस करके उसकी सारी जायदाद हथिया ली थी और उसे जेल भिजवा दिया था। आगे मैं बस इतना ही कहूँगी कि भगवान दुश्मन को भी ऐसा पति ना दे जो अपनी पत्नी की इज्जत नीलाम करना चाहता हो, अपनी पत्नी को सीढ़ी बनाकर आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता था। दोस्तों, आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना, और कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।